Hello everyone. So welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. So as we have started solving the test series of SFG level 1 papers. So yesterday हमने solve किया था test paper 1. ठीक है, तो हमने 1 solve किया था. I think हमने सारे questions नहीं किए थे because of the crunch of time. So I was busy somewhere else. So लेकिन आज हम पूरा पेपर करेंगे. And last day जब मैंने पेपर solve किया था तो मैंने देखा था कि अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिवली करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, लाइक आधे घंटे, आई थिंक हाफ एन आवर केवल 10 क्वेश्चन के लिए लग रहे थे. सो अप्रॉक्स 2 आवर्स की ये वीडियो रहेगी. एंड गाइज आप अंत तक रहिएगा प्लीज़, यहाँ पर पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा. एंड आई विल अपलोड ऑल ऑफ द वीडियोज़, लाइक ऑल द टेस्ट दैट विल हैपन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक कॉमेंट एंड शेयर. एंड guys please, if you like this kind of initiative of mine, so आप comment कर दिया करो. And your appreciation gives me a boost to make more videos, and that's really I like the most. Okay, so that is what I like the most. Okay, so without any further ado, I would like to start a video. Okay, तो हम start करते हैं question number 1 से. In the context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? ठीक है, तो उसको हमें पढ़ना है. और आई विल ट्राई टू, लाइक मैं कुछ करके ये ऑप्शन को हाइड कर देती हूँ पूरी तरह से. ये तो हाईलाइटेड हो जा रहा है. ओके, सो जस्ट read the options here. Okay, so in the context of India, which one of the following is the correct relationship between right and duties? तो मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बीच का करेक्ट रिलेशनशिप क्या है, इन सारे ऑप्शंस में से पढ़ के आपको बताना है. तो विच विल बी मोस्ट सुटेबल, क्योंकि सारे होंगे लेकिन जो मोस्ट सुटेबल होगा, जो ज़्यादा सही होगा, उसी ऑप्शन को हमें टिक करना है यहाँ पर. सो राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़. ऑफकोर्स ये सही लग रहा है. राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज़. ठीक है, तो पर्सनल तो नहीं होता. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्सनल राइट्स है हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए सोसाइटी एंड ड्यूटीज़ से. ठीक है, राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन. ड्यूटीज़ नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ. तो दोनों एक साथ इंपॉर्टेंट होते हैं. ऐसा हम नहीं बोल सकते कि राइट इंपॉर्टेंट है या ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है या कोई एक इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते. ओके, सो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पर हम सोल्यूशन देख लेते हैं. विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट कैन बी सेड दैट द राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़ बिकॉज एवरी राइट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी. ठीक है, राइट बेसिकली क्या है? राइट वो चीज़ें हैं जो स्टेट के थ्रू हमें प्रोवाइड की जाती हैं. एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कुछ राइट्स चाहिए होते हैं, जैसे नेचुरल राइट्स होते हैं हमारे, कि ठीक है खाना खाना हमारा अधिकार है. ठीक है, बोलना हमारा अधिकार है. एसोसिएशन ग्रुप्स बनाना हमारा अधिकार है. ठीक है, तो उन सब मतलब हर जगह पे एक आपका यू कैन से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बट वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे. ऐसे मतलब नहीं कि नॉर्मली आप कहीं पर गैदरिंग कर रहे हो तो आपको मना कर दिया जाएगा. सो ये सब हमारे नेचुरल राइट्स होते हैं. तो ये राइट्स होते हैं कुछ, और हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं. ठीक है, तो ये सारे राइट्स होते हैं जो स्टेट हमें प्रोवाइड करता है. ड्यूटीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें स्टेट के अकॉर्डिंग करनी होती है. जैसे हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें फ्लैग्स एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना है. ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें और करनी है, जैसे कि हमें वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना है. ठीक है, हमें बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि हमें लाइक कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं बोलना है. तो ये सारी चीज़ें हमारी ड्यूटी होती हैं जो हमें करनी होती हैं. तो ड्यूटीज़ एंड राइट्स आर कोरिलेटिव विद ईच अदर. ओके, सो यहाँ पर क्या है? एवरी राइट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी. देयरफॉर देयर कैन बी नो ड्यूटी अनलेस देयर इज समवन टू whom it is due. So there can be no right without a corresponding duty and a duty without a corresponding right. So likewise every right is right against some person. हर मतलब जितने भी राइट्स हैं हमारे पास वो सही होते हैं अगेंस्ट सम पर्सन और पर्सन अपॉन whom a correlative duty is imposed. So basically आपको यही समझना है कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटिव हैं, एंड दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर. Okay, so every right or duty involves a legal obligation by which two or more people are bound. So basically यही है. Part 3 deals with the fundamental right, जहाँ पर basic human rights होते हैं. हमारा constitution originally enacted did not expressively lay down. तो originally हमारे पास fundamental duties नहीं थी, but हमने 1976 में उसको लाया था. ठीक है, तो वो सारी हमारी duties हैं जो हमें follow करनी होती हैं. Chapter 4A में हमने डाला था fundamental duties को. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं. Article 51 was enacted. Okay, 51A. The idea behind the incorporation of fundamental duties was to emphasize the obligation of the citizen in exchange of the fundamental right enjoyed by them. ठीक है, तो आइडिया मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्यों लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? जस्ट बिकॉज कि हम, ताकि फंडामेंटल राइट जो हम एंजॉय करते हैं तो हमारे पास भी कुछ ड्यूटीज़ रहे कि हमें भी कुछ तो फॉलो करना है. ठीक है, तो हमारे अगेंस्ट भी ड्यूटीज़ होती हैं और फंडामेंटल राइट्स हमें स्टेट प्रोवाइड करता है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. ओके, सो हियर्स द क्वेश्चन. तो मैंने आंसर हाइड करा है. चलो अब पढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन. अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस, एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है ना. ठीक है, मतलब एक्सप्लिसिटली मतलब कुछ इनहेरेंट नहीं है, मतलब उसके अंदर आपको समझना नहीं है, बट एक्सप्लिसिटली ओपन दिख रहा है कि ये चीज़ आपको करनी है. एक्सप्लिसिटली मेंशंस हाउ मेनी ऑफ द अबव कैटेगरीज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो आर्टिकल 16 ये चीज़ है, और इसके अंदर हमने क्या एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, किस किस सेक्शंस को. ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी है.
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ कोर्स उनको मिलता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनको मिलता है, जैसे कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है हम जानते हैं। तो ईडब्ल्यूएस को मिलता है, बैकवर्ड क्लासेस को मिलता है, वुमेंस को नहीं मिलता स्पेसिफिकली कि वुमेंस के लिए इतनी रिजर्वेशन है। वो स्टेट के ऊपर वैरी करता है कि वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, बट वो ऐसे नहीं है, एक्सप्लिसिटली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं है, तो तीसरा हम गलत करेंगे, तो ओनली 2। ओके, सो ओनली 2। सो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 16 फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर फ्रेमवर्क। राइट टू इक्वालिटी होती है आर्टिकल 16, हमें पता है। आर्टिकल 14 to 18 ये लाई करती है बिटवीन राइट टू इक्वालिटी। तो बेसिकली हमने पढ़ा है ना कि राइट टू फ्रीडम होता है हमारा, सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी होती है, फिर फ्रीडम होता है जो कि 19 to 22 होता है, दैन 23 to 24 आई थिंक वो होता है एक्सप्लॉयटेशन वाला, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, एंड 25 to 28 हमारा वो होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड देन हमारे पास 29 एंड 30 माइनॉरिटीज़ के लिए होता है, एंड 32 हमें पता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 एंड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या करता है, इक्वालिटी देता है अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली जॉब्स वगैरह में आपको रिजर्वेशन देना, बेसिकली वही बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। ओके, सो रेजिडेंस कहाँ पर रहता है उस हिसाब से भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑल्दो ये जो रेजिडेंस वाला पार्ट है ये स्टेट के लिए थोड़ा सा वैरी करता है, मतलब ठीक है रेजिडेंस का अगर क्राइटेरिया स्टेट देना चाहता है कोई पर्टिकुलर स्टेट तो ठीक है, इट्स ओके, बट वो कुछ उसमें भी लाइक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। At the same time, Article 16 recognizes the need for positive discrimination to uplift historically disadvantaged sections of the society. So basically जो historically disadvantaged sections रहे हैं उनको कुछ पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए, बेसिकली उनके लिए कुछ पॉजिटिव देने के लिए हम रिजर्वेशन का क्राइटेरिया देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, प्रॉपर सबको सबके पास सब राइट है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन सारी ग्राउंड्स पे। ओके, सो दिस इज बेसिकली आर्टिकल 16। अब यहाँ पर लिखा है देयरफॉर इट परमिट्स द स्टेट जो है रिजर्वेशन दे सकते हैं इन अपॉइंटमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन ऑर्डर टू अचीव देयर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन पब्लिक सर्विसेज। मतलब बेसिकली अगर लग रहा है हमें कि एससी की पॉपुलेशन कम है और जॉब्स ज़्यादा हैं तो हम ओबीसी के लिए ज़्यादा दे सकते हैं, या फिर जनरल की ज़्यादा है, तो ऐसे मतलब हम थोड़ा सा मतलब यहाँ पर दिया गया है कि हम लेवरेज है कि ठीक है हम कुछ रिजर्वेशन कौन बना सकता है, स्टेट बना सकती है। ओके, सो दिस इज अ थिंग हियर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो ईडब्ल्यूएस को मिलता है एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16। हमें पता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने इंसर्ट किया था आर्टिकल 16 क्लॉज 6 इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आर्टिकल है बेसिकली जो ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देता है। ओके, देन हमारे पास स्टेट होता है जो कि प्रोविजन बना सकता है फॉर द रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन कवर्ड अंडर एससी, एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, तो जनरल में जो भी होते हैं हम, जैसे बेसिकली जनरल कोई टर्म नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट मैं बोल रही हूँ कि जनरल हम नॉर्मली बोलते हैं कि जनरल जो भी किसी में नहीं आते वो जनरल होते हैं। तो जनरल में हमने निकाल के कुछ ईडब्ल्यूएस बना दिया और ईडब्ल्यूएस में 10% का रिजर्वेशन देते हैं हम। ठीक है, और ये किस क्लॉज के अंदर में है, किस आर्टिकल के अंदर में है? आर्टिकल 16 क्लॉज 6। ओके, सो 10% तक रिजर्वेशन मिलता है प्योरली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सो ये भी याद रखना आप। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या याद करना बता देती हूँ मैं। सो आर्टिकल याद करना, पार्ट 3। ठीक है, ग्राउंड्स भी याद कर लेना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। ओके, देन यू हैव टू लर्न इट। क्या याद करना है आपको? ईडब्ल्यूएस का देखो आर्टिकल 16 में होता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में होता है और 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। एंड 10% रिजर्वेशन मिलता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो कि प्योरली बेस्ड होता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे। एंड ईडब्ल्यूएस आर एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 6। ओके, अब हमारे पास ऑप्शन 2 है बैकवर्ड क्लासेस। तो इनको तो मिला ही है, आई थिंक 16 क्लॉज 5 में है। ओके, सो ओबीसी का है 16 क्लॉज 4 में। ओके, सो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पूरा। सो यहाँ पर क्या है कि एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब 16 क्लॉज 4 के अंदर हमें ओबीसी को रिजर्वेशन देने का क्राइटेरिया है जिसमें लिखा जाता है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। सो इन जो महान टर्म्स लिखे होते हैं इनसे बिल्कुल घबराया मत करिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओबीसी को रिजर्वेशन 16 क्लॉज 4 में मिली हुई है और ईडब्ल्यूएस को 16 क्लॉज 6 में मिली हुई है। ठीक है, ओके, देन ओबीसी आर एंटाइटल टू रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। तीसरा गलत है क्योंकि वुमेन जो है ऐसे मतलब उनको रिजर्वेशन जॉब्स में नहीं मिला हुआ है, लेकिन उनको मिला है किसमें मिला है, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन बना सकते हैं इन एरियाज़ में, एजुकेशन में और वेलफेयर में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नहीं बना सकते। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट है हमारा कि वुमेन्स के लिए भी कुछ प्रोविजन होने चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ओके,
सो दिस इज अ थिंग हियर, सम स्टेट्स में प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन। जैसे उत्तर प्रदेश में जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें वुमेन्स के लिए कुछ रिजर्वेशन होता है, उनके लिए कुछ डिफरेंट कट ऑफ वगैरह निकलती है। तो बेसिकली यू कैन से कि स्टेट्स वगैरह बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है, थ्रू पॉलिसी डिसीजन, बट दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, नहीं है ये, आर्टिकल 16 के अंदर में नहीं है, ठीक है। ओके, देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट इन नालसा, तो नॉलेज बेस के लिए ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। इसमें बोला गया था कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, तो उनको SC PC में डाला गया है, और दे आर एंटाइटल टू रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कभी ऐसा आता है कि 16 के अंदर ट्रांसजेंडर्स हैं या नहीं, तो ठीक है, नालसा एक्ट आया था उसके थ्रू ये हैं उसके अंदर। ओके ओके ओके, देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, नो पर्सन कैन बी डिटेन अंडर एनी प्रिवेंटिव, तो बेसिकली इसमें करेक्ट जो है उसको हमें देखना है, नो पर्सन कैन बी डिटेन अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ फॉर मोर देन 3 months अनलेस सच डिटेंशन इज अप्रूव बाय एन एडवाइजरी बोर्ड। ओके, सो 3 महीने से ज़्यादा हम किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हम कैद में नहीं रख सकते हैं जब तक कि हमें अप्रूवल ना मिल जाए एडवाइजरी बोर्ड के थ्रू, ठीक है, तो ये सही है। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज विद रिगार्ड्स टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, डोंट नो अबाउट इट, ओनली है, सो आई एम नॉट श्योर। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन, आई थिंक बोथ, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी द आंसर, आंसर इज डी 1 and 3, सेकंड गलत है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अभी हम सोल्यूशन देखते हैं। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब अरेस्टिंग सम पर्सन ऑन दी जनरल बेसिस ऑफ, मतलब जनरल मेयर आपको कुछ ऐसा एप्रीहेंशन है कि वो पर्सन कुछ गलत कर सकता है, तो आपको ऐसा मतलब आप एजम्पशन लगा रहे हो कि वो कुछ गलत कर सकता है, कमिट कर सकता है, एंड दैट्स व्हाई यू आर अरेस्टिंग दैट पर्सन। सो यही होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, और एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब होता है पीनल, मतलब लीगली उसने कुछ गलत किया इसलिए, एंड प्रिवेंटिव मतलब होता है प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए होता है ये, तो ये जो है ताकि वो क्राइम ना हो जाए उस पर्सन से, इसलिए इसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। ओके, हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन रिफर्स टू द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन टू प्रिवेंट द पॉसिबल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए पॉसिबल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस रादर देन टू पनिश फॉर एन एक्ट ऑलरेडी कमिटेड, ठीक है। प्यूनिटिव में क्या होता है कि हम पनिश करते हैं फॉर द एक्ट विच इज ऑलरेडी कमिटेड, लेकिन प्रिवेंटिव में क्या होता है, प्रिवेंट करते हैं पॉसिबल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, ताकि वो ऑफेंस हो ना, इसलिए हम पहले से ही उस पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं, मेयर ऑन द एप्रीहेंशन। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 3 एंड 22 क्लॉज 7, सो क्लॉज 3 से लेकर क्लॉज 7 तक आर्टिकल 22 में expressly permits preventive detention, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द फ्यू डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू कॉन्स्टिट्यूशनली सैंक्शन सच अ मेजर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर में है, तो आपको ये याद रखना है, प्रिवेंट द पॉसिबल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 टू 22 क्लॉज 7, एंड स्टेटमेंट 1 करेक्ट इसलिए है बिकॉज 22 क्लॉज 4 में ये लिखा हुआ है कि नो पर्सन कैन बी डिटेन अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months, 3 month से ज़्यादा हम किसी को डिटेंशन में नहीं रख सकते हैं, उनको डिटेन नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो एडवाइजरी बोर्ड से अप्रूवल लेकर ना आए, ठीक है, 3 महीने के अंदर वो एडवाइजरी बोर्ड उसको अप्रूव करना चाहिए कि ठीक है ये पर्सन सच में ये क्राइम कर सकता है, तो इसको तुम अंदर रखो, ठीक है, जेल के अंदर रखो या डिटेन करे रहो, ठीक है। अगर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा हमें कुछ नहीं लग रहा, कोई पॉसिबल ऐसा चीज़ नहीं लग रहा मेरे, बेसिकली दैट पर्सन शुड बी रिलीज, तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। द एडवाइजरी बोर्ड मस्ट consist of person who are or have been or qualified to be appointed as judges of a high court, and it examines whether sufficient cause exactly exists for the continued detention. If the board report that there is no sufficient cause, the person must be released immediately. Okay, the same thing that I've told. Okay, सेकंड क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द लेजिस्लेटिव पावर ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन दी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसमें लिखा था ओनली पार्लियामेंट, तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर भी उस पर लॉज वगैरह बना सकती है। पार्लियामेंट अलोन कैन मेक लॉज ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस, तो पार्लियामेंट जहाँ पर केवल पार्लियामेंट लॉज बना सकती है वो कुछ मैटर्स हैं, कुछ रीजंस हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जबकि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉज बना सकती हैं ऑन मैटर्स कंसर्निंग अ स्टेट सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जब कोई लाइक ऐसा खतरा हो जहाँ पर हमारे कंट्री के डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट हो, तब जो है फिर वहाँ पर पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, अदरवाइज दोनों बना सकते हैं, ठीक है। Okay, the power is not exclusive to parliament but shared between the union and the states. Statement 3 करेक्ट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन कंसर्निंग प्रिवेंटिव डिटेंशन अप्लाइज टू ऑल पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो। ओके ओके, सो दिस इज अ थिंग योर,
ओके, अगर मैं लाइन टू लाइन पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सो जस्ट ट्राइंग टू मूव ऑन एज सून एज पॉसिबल। ओके, ठीक है, मैं बस कॉन्सेप्ट समझा के मूव ऑन करती हूँ। ओके, सेफगार्ड एंड राइट्स ऑफ द डिटेनू अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो डिटेन पर्सन होता है, जिसको हम अरेस्ट करते हैं, उसके पास क्या सेफगार्ड एंड राइट्स हैं। सो दैट पर्सन कैन कम्युनिकेट टू द डिटेनू, मतलब बेसिकली क्या है कि अगर उसको आप अरेस्ट कर रहे हो तो उसको ग्राउंड भी बताओ कि किस लिए आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा मैटर है जहाँ पर हमारे पब्लिक इंटरेस्ट को थ्रेट है, तो वहाँ पर हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो रीज़न भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है अगर हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा है। ओके, सो राइट टू रिप्रेजेंटेशन होता है इनके पास, तो इनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, अपने आप को लाइक यू कैन से लाइक रिप्रेजेंटेशन कर सकें इन फ्रंट ऑफ जज, अपने आप को प्रूफ कर सकें अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। ओके, सो दिस इज अ थिंग। कुछ लॉज हैं जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड होते हैं, एनएसए एंड सिफोसा, एंड ये हमारे पास होता है कमोडिटीज एक्ट वाला जो भी होता है, इसे पढ़ लेना आप। ओके, then with reference to the protection and respect of conviction for criminal offences under the Constitution of India, no person shall be punished for the act that was not an offence at the time of its, so basically यहाँ पर बोला गया प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस। ठीक है, ये हमारा होता है फंडामेंटल राइट। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देखो 3 चीज़ें हैं कि किसी भी पर्सन को हम उस एक्ट के लिए, क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात हो रही है, ठीक है, सिविल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्रिमिनल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे नो पर्सन शैल बी पनिश फॉर द एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। जब आपने कोई गलत काम किया, ठीक है, आपने कोई ऑफेंस किया, उस टाइम क्या लॉ था, उसी लॉ से आपको मतलब बेसिकली आपको उसी लॉ से ट्रीट किया जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो क्राइम कमिट किया, आप पकड़े 4 साल बाद जा रहे हो, तो फिर जो लॉ है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये सही है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो एक्जैक्टली इसमें ये होता है कि एक कोई ऑफेंस आपने किया, ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा, एक ही बार किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये भी सही है। एंड नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विन, मतलब क्या है बेसिकली कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो आपको खुद के खिलाफ एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो तीनों सही होने चाहिए, तीनों सही है। ओके, सो बेसिकली यही है कि पहले वाले को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 20 के अंदर आता है, आर्टिकल 20, इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डबल जियोपार्डी। ठीक है, एंड इसको हम बोलते हैं आई थिंक क्या बोलते हैं, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में लिख लेना। ओके, सो यहाँ पर तीनों सही है। द सेम थिंग दैट आई हैव टोल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लो जल्दी जल्दी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ये केवल होता है आपका क्रिमिनल लॉ में ये चीज़ें कि आपको जो है मतलब जो भी ऑफेंस आप किए होते हो एट द टाइम ऑफ कमीशन, जो पहला सही है। तो इसमें सिविल केसेस जो होते हैं उसमें नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई सिविल केस है, नॉट सिविल लॉज, सिविल केसेस होते हैं तो उसमें जो है रेट्रोस्पेक्टिवली लगा देते हैं लॉज को। ओके, सो दिस इज द थिंग यो। एंड देन हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। सो 20 मिनट हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर डिफेंडेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑन द प्ली दैट इट वुड बी यूज्ड एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, सो उन्होंने क्या बोला था कि इसको जो है एज अ मैटर ऑफ, मतलब जब आपके पास कोई ऑप्शन आ रहा है तब आप इसको यूज़ करो। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, किस आर्टिकल को बोला था, आर्टिकल 356 को बोला था, प्रेसिडेंट रूल। ओके, ठीक है, तो यही बोला था आर्टिकल 356 को कि जो है ये यूज़ होना चाहिए एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। So he argued that this provision would only be invoked in exceptional circumstances when all other remedies and alternatives have been exhausted. Intention क्या था, इंश्योर करना था मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म टू एड्रेस क्रिटिकल सिचुएशन इन द स्टेट्स। ओके, ये सीरियस में आया था क्वेश्चन 2020 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। Okay, so this is the question number 6. With reference to fundamental rights enshrined in the Indian Constitution, consider the following pairs. 13-year-old child is working in a carpet manufacturing industry. तो ये तो पक्का गलत होगा बिकॉज 13 साल नहीं है, यहाँ पर 14 साल है। ठीक है, अगर 13 साल का है तो वो छोटा है, वो माइनर है। अगर 14 साल से अबव है तो वो कर सकता है काम। ठीक है, ओके। स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स लेबर फ्रॉम अदर स्टेट टू वर्क इन इट्स ओन स्टेट, राइट टू फ्रीडम होता है। ओके, लेट मी चेक इट आउट। अ ग्रुप इज डिनाइड परमिशन टू एजुकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। हाँ, तो ये कर सकते हैं बेसिकली कि हमारा जो है लाइक प्रोटेक्शन करना है में केरल में कि ठीक है तेलुगु लैंग्वेज है, कल्चरल एंड एजुकेशनल। ओके, ये राइट नहीं होता, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट नहीं है। ठीक है, ये लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका होगा आई थिंक माइनॉरिटीज़ वाला होता है। वेट, let me just check it out. A female officer in the armed forces is denied promotion on gender wise. Okay, right equality, right equality. Okay, D होगा all the four, सारे सही हैं। ओके, ठीक है, सारे सही हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे पास पार्ट 3 में।
to all citizens. These rights are enforceable by courts and aim to promote political democracy, protect individual liberties and prevent authoritarian rule by the state. पेयर वन सही है बिकॉज आर्टिकल 24 हमें बोलता है कि हम 13 साल वाले बच्चों को मतलब 14 साल से छोटे बच्चों को हम फैक्ट्रीज वगैरह में इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो कि यहाँ पर बोली गई है कारपेट वाली, ठीक है, यहाँ पर बोला है ना कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री. सो ये फैक्ट्रीज में क्या होता है कि फिजिकल स्ट्रेन हो सकता है, इससे एक्सपोजर होता है केमिकल्स का, डस्ट का, तो ये हजार्डस होता है. ओके, सो 13 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता. क्लियरली ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का वॉयलेशन है. ओके, सो पेयर टू करेक्ट है बिकॉज आर्टिकल 19(1)(d) एंड आर्टिकल 19(1)(e) सारे सिटीजन्स को राइट देता है कि हम कहीं भी मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया एंड रिजाइड, वहाँ पर रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ओके, सो दिस इज आर राइट. एंड देखो आर्टिकल 19(1)(g) क्या है, तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, क्लॉजेस वगैरह भी आप याद कर लो, दैट वुड बी बेटर. ओके, पेयर 3 भी सही है बिकॉज 29 क्लॉज 1 कहता है कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व कर सकते हैं द सेम. एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है इसके अगेंस्ट में. सो डिनाइंग परमिशन को डिनाई करना कि जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं वो एजुटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंग्वेज, सो ये सारी चीज़ें अलाउड है. ठीक है, ये पढ़ लेना आप यहाँ पर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन रिट्स से है. रिट्स, ओके, कितनी रिट्स होती हैं? टोटल 5 होती हैं. यहाँ पर कौन सी नहीं है? यहाँ पर है हेबियस कॉर्पस नहीं है. हेबियस कॉर्पस क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि अगर किसी भी पर्सन को डिटेन किया गया है तो उसको प्रेजेंट करो सामने, ठीक है, जजेस के सामने, तो ये होता है. मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस मतलब टू मैंडेट, मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको उनकी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग काम करने की मतलब राइट्स वगैरह देता है कि उनकी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए, तो उनको काम करना चाहिए, बेसिकली जो उनका काम है वो करें. टू पनिश अ पर्सन फॉर द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, आई थिंक दिस इज द रॉन्ग. ये नहीं होता इसमें. प्रोहिबिशन व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ द कंसीडर केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन. ओके, प्रोहिबिशन हाँ यहाँ पर होता है, ठीक है, तो बी ओनली 2 सही होगा. ये सही है आपका प्रोहिबिशन वाला, पहला तो रॉन्ग होगा, हाँ पहला रॉन्ग है. ओके, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ इनकरेक्ट है. ठीक है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये दोनों सही है. व्हेन अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस व्हेन द कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल, तो बेसिकली यही है. हम यहाँ पर पढ़ते हैं आर्टिकल 226 है हमारे पास जो कि हाई कोर्ट्स के पास पावर देता है, एंड आर्टिकल 32 है जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि हम किसी भी रिट्स के अगर अगेंस्ट वॉल्यूशन हो रहा है तो कोई भी पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. ओके, एंड पेयर 1 इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि मैंडेमस जो होता है वो when a public official or public authority fails to perform a legal or public duty that is required by the law, तो उसके अगेंस्ट में मैंडेमस ओपन किया जाता है जिसमें हम उसको कमांड देते हैं, मतलब जो बड़ी अथॉरिटीज़ जो सुप्रीम कोर्ट है वो कमांड करता है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को ऑफिशियली निभाओ. ठीक है, ओके, सो दिस इज अ थिंग योर. ओके, एंड सेकंड थिंग यहाँ पर लिखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में है कि टू पनिश अ पर्सन फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो ना करना जानबूझकर. ठीक है, तो ये होता है. सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 129. सो ये रिट्स का पार्ट नहीं है. रिट आप अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो आप रिट लेकर नहीं जाओगे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में. वहाँ पर आपके पास आर्टिकल 129 है जो सुप्रीम कोर्ट जिसके थ्रू आपको अप्रोच करना है सुप्रीम कोर्ट में, एंड आर्टिकल 215 है जिसके थ्रू आप हाई कोर्ट्स में अप्रोच कर सकते हो. सो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन. ओके, ओके, सो प्रोहिबिशन आप यहाँ पर पढ़ लो कि हायर कोर्ट्स जो होते हैं वो जो लोअर कोर्ट्स होते हैं या ट्राइब्यूनल होते हैं उनको मतलब उनके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड कुछ भी काम करने से मना करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं. ओके, कोवेरेंटो क्या होता है? लीगल अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस. कितनी लीगल अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी है उसकी बेसिकली. ठीक है, बाय वॉट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हो, तो बेसिकली आप अपने जुरिस्डिक्शन के ज़्यादा उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते. जो भी आपके पास अथॉरिटी है उतना काम करना चाहिए. तो ये सब रिट्स होते हैं आप जिसके थ्रू आप फॉलो कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो. द रेट ऑफ सर्शरी मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड. ठीक है, क्वास द ऑर्डर ऑफ अ डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट. सो लोअर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल ने सपोज दैट कोई ऐसा डिसीजन दे दिया जो कि उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है, जो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन या उसके अगेंस्ट में है, वॉल्यूशन कर रहा है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो वो सारी चीज़ें मतलब वो मतलब दैट विल बी द वॉल्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एज वेल. ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में आप रिट वगैरह दे सकते हो. तो यही है. हेबियस कॉर्पस क्या होता है? Releasing a person from unlawful detention. Okay, can be done through the writ of habeas corpus. Okay, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी टाइम ले रहा है, तो मैं जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ बट यार सोल्यूशन ही काफ़ी ज़्यादा है. ओके, तो आई विल ट्राई टू मतलब ऊपर मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी NHRC. सो NHRC जो इंडिया में है, सो बेसिकली इसका आंसर क्या है? सी मतलब वन ओनली सही है यहाँ पर. तो ये क्या होता है? NHRC जो होती है एक बॉडी होती है और ये सो मोटो डिसीजंस को ले सकती है, मतलब खुद से
खुद से किसी भी इशू को ये ले सकती है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट कहीं पर ह्यूमन का वॉयलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, ह्यूमन का नहीं, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, तो वहाँ पर विदाउट एनी काइंड ऑफ लिटिगेशन और एनी काइंड ऑफ अप्रोच ये खुद से उस इन्वेस्टिगेशन को जारी कर सकते हैं और ले सकते हैं, एंड उस पर कुछ डिसीजंस भी दे सकते हैं, ठीक है। एंड मेंबर्स जो होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए नहीं होते, 3 ईयर्स के लिए होते हैं, एंड आर एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन 3 साल के लिए होते हैं, ठीक है। 2025 में पहली बार बिल्कुल नहीं, 2025 में नहीं था, तो ठीक है हम देख लेते हैं थर्ड वाले में क्या सही है। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट जो गनरी है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि क्या कर सकती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रीडाइटिंग नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड जो NHRC है, इंडिया का पहला ऑब्टेन्ड ए स्टेटस एक्रेडिटेशन इन 1919, सो बेसिकली NHRC को इसने पहली बार ए स्टेटस दिया है 1999 में, ओके। 2025 में नहीं दिया है, सो दिस इज द थिंग दैट इज रिटन हियर। तो 2025 में रिसेंटली ऐसा कोई चीज़ न्यूज़ में भी नहीं था, तो हम दिमाग लगा के इसको हटा सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, ओके। एंड दूसरा ये 3 साल का होता है, 5 साल का नहीं होता, ओके। Okay, then we have, and in May 2024 accreditation to NHRC India was put on hold, ठीक है। तो जो accreditation दिया गया था उस पर इंडिया को होल्ड पे रखा गया था, बट May 2025 में 45th सेशन में सब कमिटी ऑन accreditation of recommended the downgrading, तो मतलब बेसिकली क्या है कि रेकमेंड किया कि डाउनग्रेडिंग ऑफ NHRC स्टेटस फ्रॉम ए से बी, ए से मतलब जैसे हमने ए स्टेटस दिया था तो उन्होंने बोला कि डाउनग्रेड हो रहा है इसका स्टेटस, तो उन्होंने बी की साइड में बोला है कि ए से बी की तरफ जा रहा है, सो दैट वॉज अ चैलेंजिंग पार्ट हियर। एंड It recently said that the recommendation to downgrade will be implemented in April 2026. उन्होंने बोला कि April 2026 से हम इसको B status देंगे something. So यही है. And just question number 9. With reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution, Part 4 DPSP, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है। These provisions are not enforceable by any court in India. बिल्कुल सही है। They list certain rights that individuals should enjoy apart from those mentioned in the fundamental rights of the Constitution of India. Yes, कुछ ऐसे rights देते हैं जो individual enjoy कर सकते हैं fundamental rights के अलावा, ठीक है। They aim to establish social and economic democracy in the society. Social and economic yes देते हैं, because fundamental rights हमें economic democracy नहीं दे रहा है, तो ये देते हैं। D होना चाहिए, ठीक है। तो 36 to 51 होता है DPSP, एंड फंडामेंटल होता है फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्टली पिक कर ली जाती है। एंड DPSP नॉन जस्टिसेबल होते हैं, ठीक है। एंड ये लिखा है क्लियरली आर्टिकल 37 में, ओके। एंड nevertheless they are fundamental to the governance of the country, and this is a duty of the state to apply these principles, और ये ड्यूटी है स्टेट की कि ये प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करो while making laws, ठीक है। तो ये स्टेट को मतलब स्टेट मतलब समझ रहे हो आप, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सारे लेजिस्लेचर को बोला जा रहा है कि आप कोई लॉ बना रहे हो तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख कर बनाओ, ठीक है। जुडिशरी कैन नॉट इन्फोर्स देम बट दे आर नॉट विदाउट इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो मतलब जुडिशरी इनको इन्फोर्स भले नहीं कर सकती, बट ऐसा नहीं है कि इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। स्टेटमेंट 2 भी सही है। DPSP में बहुत सारे एरियाज़ कवर होते हैं, एजुकेशन होता है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ केयर, मैटरनिटी बेनिफिट्स, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। तो बहुत सारे राइट्स हैं जो कि इंडिविजुअल इन्जॉय करता है फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी यहाँ पर, ठीक है। DPSP form the moral compass of the Constitution. Okay, they aim to foster social and economic democracy by directing the state towards equitable distribution of resources. तो ये सारी चीज़ें हैं, okay। बहुत सारे लैंडमार्क लॉज भी आए हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, मनरेगा, हैव रूट्स इन द विजन ऑफ द DPSP, ठीक है। जो लॉज वगैरह बनाए जाते हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, तो उनमें कुछ लॉज हैं जैसे कि राइट टू एजुकेशन हो गया, मनरेगा हो गया, ठीक है, ओके। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 हियर, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, आर्टिकल 51 ए, ठीक है। दिस वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, सही है। एट प्रेजेंट देयर टोटल 10 नहीं है, अभी 11 है, ठीक है, ओके। सो 1 ओनली होगा इसमें। दीज ड्यूटीज मेंशन्ड आर एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, तो नहीं है, ये भी गलत है, ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट वाला क्यों गलत था, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, केवल सिटीजन्स के लिए हैं ड्यूटीज़, सबको मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं वो फॉरेनर्स ठीक है नहीं फॉलो करेंगे तब भी चलेगा, बट इंडियंस को, सिटीजन्स के लिए ये होते हैं बेसिकली, ठीक है। द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द आर्टिकल 51A क्लियरली से इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये नहीं लिखा है कि नॉन सिटीजन जो है इसको फॉलो करें, हेंस नॉन सिटीजन और फॉरेनर्स रिजाइडिंग इन इंडिया आर नॉट बाउंड बाय दीज ड्यूटीज, ओके। सो दिस इज द थिंग। क्वेश्चन नंबर 11, who among the following are entitled to get the benefits of equality before the law and equal protection of laws are enshrined under Article 14 of the Constitution of India, ठीक है। सो ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, सो इसमें बोला है कि बेनिफिट्स जो हमें मिलते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के अगेंस्ट, मतलब सारे लॉज वगैरह इक्वल हैं, हमें इक्वालिटी वगैरह, इक्वल ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा, तो ये आर्टिकल 14 जो हमारा होता है, राइट टू इक्वालिटी, तो उसमें वो चीज़ें किस किस के लिए एप्लीकेबल हैं, किस किस को उसका बेनिफिट मिलता है। ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया
हाँ उनको मिलता है। ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, आई थिंक आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 आर द आर्टिकल्स दैट इज एप्लीकेबल फॉर द सिटीजन्स ओनली। ठीक है, सो ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, इंडियन सिटीजन जो अब्रॉड में रह रहे हैं उनको क्यों मिलेगा? फॉरेनर लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनको भी हो सकता है। ऑल सिटीजन बॉर्न इन इंडिया, ओके। हाँ ठीक है, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, 1 एंड 3 ऑल सिटीजन बॉर्न इन इंडिया। ओके लेट मी सी, ऑप्शन सी 1 एंड 3 होगा, ये गलत है। ओके, ये CAPF का क्वेश्चन है, 2017 में आया था। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, मिलता है हमें। दिस मीन दैट बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स आर एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, एंड इट डज नॉट अप्लाई टू इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, जो अब्रॉड में रहना है उनको नहीं मिलता, एंड सिटीजन बॉर्न इन इंडिया बट लिविंग अब्रॉड। हाँ ठीक है भाई, लिविंग अब्रॉड एग्जैक्टली सेम सेम ही चीज़ है कि सारे सिटीजन को नहीं मिलेगा, जो यहाँ पर बॉर्न है लेकिन दूसरी कंट्री में रहने हैं उनको क्यों मिलेगा ये राइट्स। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो फ्रीडम का मतलब क्या होता है? द पावर टू एक्ट, इसमें देखो क्वेश्चन, ये ऑप्शन 3 सही होगा, आप सारे ऑप्शन पढ़ लेना। ठीक है, 3 इसलिए सही होगा बिकॉज द एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ एंड पॉजिटिव वंस इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जब ये आ गया एक फॉर्मल टर्म तो आप समझ लो वही सही होगा, ऑफकोर्स लेड डाउन बाय द लॉ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इंजॉय करो, कुछ भी, आपको हर चीज़ करने का फ्रीडम है, उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप जानबूझ के फ्लैग की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, इंडियन फ्लैग्स की, इंडियन एंथम्स की। ठीक है, जो चीज़ हमारा हेरिटेज है उसका डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज ओवरऑल, यू हैव द एक्सप्लेनेशन योर, जस्ट रीड इट। ओके, ओके, सो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन और फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन और मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ लिबर्टी। ओके, सो यहाँ पर केवल एक डायमेंशन कवर हो रहा है, सारे नहीं हो रहे हैं, दैट इज पॉलिटिकल फ्रीडम। और हमारे पास बहुत सारे डायमेंशन होते हैं जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पर्सनल अपॉर्चुनिटीज, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एम्पावर नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग हियर। Okay, then we have question number 13. In order to address the inequality in society, Marxist advocate equality of opportunity for all, irrespective of class or status of person, while the liberal, तो मार्क्सिस्ट क्या बोलते थे कि सभी के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली मिलनी चाहिए। और लिबरल्स क्या बोलते थे? इक्विटेबल शेयर ऑफ रिसोर्सेज अमंग ऑल पर्सन इन द सोसाइटी। वो बोलते थे कि मतलब जितना भी रिसोर्सेज है वो सब में बांट दो बराबर बराबर। ठीक है, मार्क्सिस्ट का आइडिया एंड लिबरल्स का आइडिया, तो दोनों में कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो सही क्या है? बी, टू ओनली, तो पहला गलत है। एंड दूसरा सही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए इन द फ्यू हैंड्स, ये चीज़ अपोज करते थे मार्क्सिस्ट। बोलते ये नहीं कहते थे, वो ये इस चीज़ को, इस आइडिया को अपोज करते थे कि जो वेल्थ हो वो कुछ लोगों के हाथों में हो। ठीक है, मतलब अमीर जो है वो कुछ ही लोग हों, ये चीज़ को अपोज करते थे मार्क्सिस्ट। एंड लिबरल्स क्या करते थे? सपोर्ट करते थे अ फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सिस्टम एज द मोस्ट प्रूडेंट वे टू एलोकेट रिसोर्सेज। ओके, सो दिस वॉज अ थिंग। अब यहाँ पर आपको मार्क्सिस्ट एंड लिबरल्स की आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए, सो दिस क्वेश्चन वॉज डुएबल। एंड मार्क्सिज्म founded the idea of Karl Marx views private ownership of economic sources such as land, industries and capital is the root cause of inequality in the society. So ठीक है, तो कार्ल मार्क्स बोलते थे कि जो ये प्राइवेट ओनरशिप होती है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, मतलब प्राइवेटली सबके पास नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप जैसे कि लैंड हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, कैपिटल हो गया, इसी की वजह से इनइक्वालिटी है, दिस इज द रूट कॉज, ये मार्क्सिज्म बोलते थे इन द सोसाइटी। लिबरलिज्म क्या बोलता है? वो बोलते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम, कंपटीशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ें होनी चाहिए सोसाइटी में। तो दोनों की आइडियोलॉजीज आप यहाँ पढ़ना, कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो मतलब क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द प्रोविजन प्रूव दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट सब्सटैंटिव इक्वालिटी rather than merely formal equality। अब सब्सटैंटिव इक्वालिटी मतलब क्या होता है? दैट गोज बियॉन्ड इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब समझ रहे हो इक्वल ट्रीटमेंट मतलब ये देखो सब्सटैंटिव इक्वालिटी मतलब ये होता है, सपोज दैट 3 लोग हैं, कोई किसी के पास कम पैसे हैं उसको भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, किसी के पास ज़्यादा है उसको भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। ठीक है, तो जो कम है अगर उसको हम थोड़ा सा कुछ कुछ लेवरेज दे दें तो वो भी थोड़ा सा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप कंपीट करेंगे तो शायद ये वाला भी जीत सकता है। तो ये चीज़ होती है आपको कि कुछ एक्स्ट्रा फेवर कर देना, ये होती है आपकी सब्सटैंटिव इक्वालिटी। जो जो वीक है उसको हम कुछ एक्स्ट्रा दे देना है। एंड फॉर्मल इक्वालिटी मतलब क्या होता है कि ये एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों को बेसिक इक्वल इक्वालिटी दो, दोनों एक जगह कंपीट करेंगे, जो जीतता है वही। ठीक है, तो इसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो ये चीज़ होता है फॉर्मल इक्वालिटी, मतलब फॉर्मली आप दिखाने के लिए इक्वालिटी दे रहे हो, लाइक दैट। ओके, सो या सो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रमोट करती हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी रादर देन मियरली फॉर्मल इक्वालिटी। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द, सो आंसर देख लेते हैं, मैंने ये सॉल्व कर लिया अभी। क्वेश्चन नंबर ए, ओनली 1। ठीक है, तो ये सही है, बाकी ये गलत है, ये गलत है। इट abolishes द प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी इन, सॉरी आई थिंक दिस इज द राइट वन, ये गलत है, ये गलत है। ओनली 1 मतलब एक स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली सब्सटैंटिव इक्वालिटी इसी में दी हुई है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म सब में बैन है। ओके, सो पहला वाला क्या है? इनकरेक्ट है। दूसरा वाला करेक्ट, दूसरा भी इनकरेक्ट है, वेट
थर्ड करेक्ट है एंड थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। ओके, सो ये सही है, ये भी गलत है। सो द स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट, हाँ एग्जैक्टली, मैंने ऑप्शन सारे पढ़े नहीं अभी, ठीक है। तो स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन दे सकता है उन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है, रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा फेवर करना यहाँ पर, ऑफकोर्स यहाँ पर ऑब्वियसली मतलब ऐसे आपको एपरेंट दिख रहा है कि जो है स्पेशल प्रोविजन यहाँ पर दे रहा है कुछ, ओके। तो इसमें नहीं दे रहे हैं, इसमें नहीं दे रहे हैं, ये सब तो आपका नेचुरल राइट है ना, नेचुरली कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें आपको स्पेशल क्या मिला, स्पेशल तो इसमें मिल रहा है ना, ठीक है, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, गाइस पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है, बिकॉज आप लास्ट तक देखोगे तभी मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा हमेशा वीडियोस बनाने का, ठीक है। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगी अगर आप अच्छा मतलब अच्छा रिएक्शन होगा आपका इन वीडियोस के थ्रू, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन अ स्टेट अंडर आर्टिकल 356। 356 कौन सा आर्टिकल होता है, बेसिकली ये प्रेसिडेंट रूल होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि करेक्ट आंसर आपको देखना है इन समय से, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं होगी, ऑटोमेटिकली हो जा रही है। अब वो प्रेसिडेंट अगर किसी प्रोक्लेमेशन के थ्रू या फिर कुछ वहाँ पर लॉज वगैरह लाता है तो उसके थ्रू होगा, ठीक है, लेजिस्लेशन लाना पड़ता है उसके लिए। एंड द प्रेसिडेंट मे बाय प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर दैट पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ओके, ये हो सकता है। द प्रेसिडेंट इज इम्पॉर्ट टू अज्यूम और curtail the power of the इंक्लूडिंग द हाई कोर्ट, नो, जुडिशरी को आप इन्वॉल्व भी मत करो, जुडिशरी का क्यों क्यों आप उसको इन्वॉल्व करोगे, वो तो एक अलग पार्टी है, वो पार्लियामेंट का पार्टी नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, ओनली टू है ऑप्शन में, ये सही होगा, ओके। सो या दैट्स द थिंग, आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है, जो सेम चीज़ मैंने बताई वही यहाँ पर भी लिखा है, आप आर्टिकल वगैरह देख लो, ठीक है। ये है आर्टिकल 356 एंड डज नॉट ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू अज्यूम टू हिमसेल्फ एनी ऑफ द पावर वेस्टेड इन, तो मतलब ऐसा नहीं बोलता कि अपने आप से आप सारी पावर्स को एक्सरसाइज करो, तो उनको भी जो है कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पूरा वो लेना पड़ता है, ठीक है, रिटन सिग्नेचर, ठीक है, रिटन मतलब उनको एडवाइस लेनी पड़ती है, ओके। सो दैट्स द थिंग, ये लिखा है अंटिल द पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज सिक्योर्ड द प्रेसिडेंट कैन ओनली suspend the state legislative assembly but cannot dissolve it, okay। So this is the thing that is clearly written here, और यहाँ पर एक केस है SR Bommai judgment of 1994, okay। So yeah. Then we have the question number 16 question number, so consider the following rights, ये rights हैं आपके, and how many of the above are recognized as the constitutional rights in India, ठीक है, कौन कौन से constitutional rights हैं। राइट ऑफ द वर्कर टू रिजॉर्ट टू स्ट्राइक, देखो स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक हमारे पास एक राइट है बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, तो ये तो गलत होगा। राइट टू वोट है, आर्टिकल आई थिंक 326 के अंदर होता है ये, ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार। राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन इन वंस मदर टंग, हाँ ये होता है। राइट अगेंस्ट टैक्सेशन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, आई थिंक ये भी होते हैं, सो 3 से होंगे, ओके। सो या पहला गलत है क्योंकि जो है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जो हमारे पास है ना राइट टू स्ट्राइक, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ओके। देन हमारे पास क्या है, दूसरा सही है, राइट टू वोट, जो 18 साल के ऊपर होते हैं उनको परमिटेड होता है, ठीक है, ओके। एंड आर्टिकल 326 ये भी याद रखना आप। राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन, मदर टंग में एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 350 है, आर्टिकल जरूर याद रख लेना आप, ये सब इंपॉर्टेंट है, ओके। एज पर आर्टिकल 265 राइट अगेंस्ट टैक्सेशन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये भी होता है, ओके, यस। देन with reference to UDHR, Universal Declaration of Human Rights, consider the following statement, ठीक है। इट इम्पोजेज अ डायरेक्ट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब ये बोल रहा है कि लीगली बाइंडेड होता है कि नहीं, UDHR आपका लीगली बाइंडेड होता है कि नहीं, ठीक है, आई थिंक होता है, लेट्स सी। द एग्जैक्ट वर्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई रियली डोंट नो अबाउट दिस, बट प्रियम्बल आपका वो लिया गया है आपका कुछ चीज़ें देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ली गई हैं, एंड आपका कुछ चीज़ें हैं जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जैसे कि आपका हो गया क्या होता है, लिबर्टी, 2-3 चीज़ें हैं जो फ्रेंच से ली गई हैं, बट बिल्कुल भी ये प्रियम्बल ऑफ द UDHR से नहीं लिया गया है, ठीक है। एडवोकेट एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन ऑल इट्स फॉर्म, सो या दैट कैन हैपन, सो सी सही होगा, थर्ड ओनली, ये सही है, ये गलत है, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं। सो UDHR जो है एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन राइट, ड्राफ्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव विद डिफरेंट लीगल एंड कल्चरल बैकग्राउंड फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड द डिक्लेरेशन वाज प्रोक्लेम बाय द UNGA ने इसको प्रोक्लेम किया था पेरिस में, कब, 10 दिसंबर 1948, ओके। सो दिस इज द थिंग है, एंड स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज ये कोई लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं होती है,
therefore does not impose direct legal obligation। लीगली बाइंडिंग में क्या होती है, मतलब लीगली बाइंडिंग मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर आपने इस ट्रीटी को साइन किया तो आपको फॉलो ही फॉलो करना है, ठीक है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको साइन नहीं किया तो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लीगली बाइंडिंग ये है कि अगर साइन कर दिया तो फॉलो करना है, ठीक है। ओके, सो ऐसा नॉट अ लीगली, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती है। अगर आपने साइन भी किया है तो आपको फॉलो करने की ऐसी जरूरत नहीं है कि आप डायरेक्टली, मतलब आपके ऊपर एक तरह का ऑब्लिगेशन है कि आपको फॉलो करना है। ओके, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जो चीज़ मैंने अभी बोली, ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था 1946 में। ओके, सो आर्टिकल 4 ऑफ द यूडीएचआर एडवोकेट करता है कि नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड, स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड शैल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल देयर फॉर्म्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मतलब तीसरा सही है, बेसिकली स्लेवरी वगैरह आपको प्रोहिबिट करना है सारे फॉर्म्स में, मतलब कहीं भी आप स्लेवरी करोगे तो वो जो है इसका वॉल्यूशन हो जाएगा यूडीएचआर का। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर रिकॉग्नाइज द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट अंडर डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेट की ड्यूटीज़ कहलाती हैं? टू सेफ गार्ड दी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यस। टू टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड पावर्स में भी ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट ऑल द सिटीजन हैव द राइट टू एजुकेट, बिल्कुल सही है। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इंटरनेशनल, ओके, आई थिंक आर्टिकल 50 है, ठीक है। ओके, ऑल होगा, ओनली 3 होगा। ओके, वेट, कौन सा गलत होगा इसमें, पहले मैं चेक कर लेती हूँ। थ्रू इंटरनेशनल जुडिशल मैकेनिज्म लाइक द इंटरनेशनल, फोर्थ गलत होना चाहिए। ओके, फोर्थ रॉन्ग है, फोर्थ रॉन्ग है, ठीक है। ओके, तो फोर्थ रॉन्ग है, आर्टिकल 50 होता है, बट वहाँ पर हम ऐसे आईसीसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनली लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है आर्टिकल 48A है, जिसमें हम बोलते हैं कि सेफ गार्ड करना है हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 40 में हमारा होता है विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद द सच पावर अथॉरिटी में बी नेसेसरी एनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 39A जो होता है वो इंश्योर करता है दैट ऑल सिटीजन बोथ मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जितने भी लाइवलीहुड है एडुकेट, वो सारी चीज़ें वुमेन एंड मैन दोनों एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें जीने की आपकी तरीका है, जिस तरह से आप चाहे जैसे चाहो वैसे जी सकते हो। ओके, आर्टिकल मतलब ऑप्शन 4 जो होता है वो आर्टिकल 51 क्लॉज डी है, स्टेट शैल एंडेवर टू इंकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन नॉट बाय इंटरनेशनल जुडिशियल मैकेनिज्म लाइक, ठीक है। तो बात करके आर्बिट्रेशन करके आपको इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को समझाना है, आपको ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आपको आईसीसी में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट वाज अ थिंग। ओके, सो मुझे थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना चाहिए था। ओके, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, 50 मिनट्स होने वाले हैं, आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑफ बाय इन 2 hours। ओके, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारे पास, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंशन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 क्या होता है आपका, फंडामेंटल ड्यूटी होता है, ठीक है। ओके, सो रेस्पेक्ट नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग, यस, इसमें लिखा हुआ है। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ, आई थिंक ये डीपीएसपी का पार्ट है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन अमंग द इंडिविजुअल, इंटरनेशनल लॉ, ओके ओके ओके, ये भी डीपीएसपी का आई थिंक पार्ट है। ओके, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर्स, हाँ बिल्कुल सही है ये। एंड ये वाला मुझे देखना पड़ेगा, ऑप्शन बी सही है, ओनली 2, एंड आई थिंक ये दोनों रॉन्ग हो गए, डीपीएसपी का पार्ट है ये दोनों, ठीक है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोलते हैं, जो सिटीजन्स के लिए होती हैं, जो उनको फॉलो करनी होती हैं। टू फोस्टर पैट्रियोटिज्म, अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। सो हमें देशभक्ति की भावना, इन सब चीज़ों को फोस्टर करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। इनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, जिसने आर्टिकल 51A ऐड किया था, जिसके अंदर हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाली थी। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने जो है एक और ड्यूटी को ऐड किया था, जो कि है हमारे पास, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी बेसिकली, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं अंडर आर्टिकल 51A, ठीक है। ओके, सो पेयर 2 गलत है बिकॉज ये डीपीएसपी है, मैंने बोला था, ठीक है। एंड पेयर 3 इनकरेक्ट है बिकॉज ये भी एक डीपीएसपी है, डीपीएसपी। ओके, सो दिस इज अ थिंग यहाँ, एंड 51 एज है तो एक्सेलेंस, हाँ ठीक है। तो इसके लिए आपको सारे डीपीएसपीज पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, एंड सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको रटे होने चाहिए। आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक हर एक आर्टिकल आपको रटा होना चाहिए फॉर मेकिंग दीज क्वेश्चन करेक्ट। ओके, okay, then moving towards question number 20, what is this, how many of the above given authorities bodies come under the definition of state। स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन सी बॉडीज आती हैं इन सब में से, आर्टिकल 12 के अंदर जो लिखा है। देखो आर्टिकल 12 क्या बोलता है कि कोई भी स्टेट जो है अगर उन वॉयलेशन, उन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेशन करता है, मतलब अगर वो उसके खिलाफ कोई भी चीज़ें बनाता है, कोई रूल्स बनाता है, तो वो वॉयलेशन होगा फंडामेंटल राइट का, तो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर भी वो होता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी लॉज बनते हैं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में, तो वो अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा, ये आर्टिकल 12 में हमारा, ठीक है। तो उसकी कुछ डेफिनेशन होती है स्टेट की, स्टेट की डेफिनेशन होती है, स्टेट मतलब वो अथॉरिटीज़ जो उस अंदर क्या उस चीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। ओके, जो थोड़ा सा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे पार्लियामेंट से जो कि फंडेड होती हैं, उन सबसे रिलेटेड होती हैं, वो आएंगे इसके अंदर। ओके, सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये तो आएगा ही, बीसीसीआई,
आई थिंक नहीं आएगा ये, डिस्कॉम्स आएगा एंड एनसीईआरटी नहीं आएगा, ठीक है, ओनली 2 होगा। Okay, so Article 12 of the Constitution state include the government and the Parliament of India and government and legislature of each state, ठीक है, तो पूरी पार्लियामेंट, पूरा स्टेट लेजिस्लेचर ये सब आता है, एंड लोकल अथॉरिटीज जैसे पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ये सब भी आती हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन अ नंबर ऑफ केसेस, ये अदर अथॉरिटीज इंक्लूड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओके, पेवन करेक्ट है बिकॉज पब्लिक कॉपरेशन मतलब जो PSUs होते हैं वो आते हैं आपके आर्टिकल 12 के अंदर, एंड BCCI जो होता है ये नहीं होता है, इट्स नॉट रिगार्डेड एज अ स्टेट बिकॉज ऑटोनोमस बॉडी होती है ये, ठीक है, इसको किसी स्टैट्यूट से नहीं बनाया गया है। ओके, नो पार्ट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट में इसका कोई शेयर, मतलब गवर्नमेंट के पास इसका कोई शेयर नहीं है, सो गवर्नमेंट इसे जब बिल्कुल रन ही नहीं करती है तो क्यों ये स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है। ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्कॉम्स जो होती हैं वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं तो उसके अंदर आएंगी, ठीक है। सो दे विल फॉल अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 12, और ये किस केस में बोला गया था, ये बोला गया था हमारे पास है सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर को लिमिटेड ऑफ, ये जो केस है ना आपका हिंदुजा करके, उसके अंदर बोला गया था। ओके, सो एन चंद्र मोहन खन्ना वर्सेज एनसीईआरटी 1991 में एक केस आया था, उसमें बोला था सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि एनसीईआरटी को जो है हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर कवर नहीं करेंगे, तो याद रखना ये सब चीज़ें। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं, डिफेमेशन, डिसेंसी एंड मॉरलिटी, ये सारे होते हैं, सारे के सारे होते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं, ये है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, एंड डिफेमेशन और इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये सारे हैं, ठीक है। एंड सब क्लोज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, तो ये सारी चीज़ें मतलब ये रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आती हैं कि अगर आर्टिकल 19 के अंदर ये सब आता है, ठीक है, ये सारे आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर ये सब वॉयलेट हो रहा है तो आपका वो लॉ काम नहीं करेगा वहाँ पर। ओके, सो दैट्स द थिंग। एंड देन क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 316 ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन में रहेगी तो कौन सी चीज़ है जो कि उसका इम्प्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब बेसिकली उसकी वजह से उस चीज़ पे वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू गिविंग फाइनेंशियल डायरेक्टिव टू एनी स्टेट, बिल्कुल नहीं, मतलब स्टेट को क्यों डायरेक्टिव्स देगी ऐसे फाइनेंशियल। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिटवीन द सेंटर एंड गेट्स सस्पेंडेड, तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो ये वाला मतलब यहाँ पर ये चीज़ होगी ना, यहाँ पर ये नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ये नहीं होगी, इसीलिए ये सारे नहीं, ये सारे हो सकते हैं बट ये वाला नहीं होगा, तो बी जो है इसका आंसर होगा। आप यहाँ पर पढ़ लो, खुद ही समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होती है, शैल एक्सटेंड टू गिविंग ऑफ द डायरेक्शन टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मे बी स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन, तो देखो डायरेक्शन वगैरह वो दे सकती है बट ऐसा नहीं है डायरेक्टली आप सस्पेंड कर दोगे, तो सस्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्टिव फॉर द रिडक्शन ऑफ द सैलरीज एंड अलाउंसेस, बट यहाँ पर कहाँ गया, नॉट गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, सो जस्ट रीड इट। ओके, जस्ट रीड इट बाय योर ओन, ईजी थिंग्स हैं, ईजी चीज़ें हैं, नहीं समझ में आएंगी तो प्लीज़ कमेंट करना आप, आई विल बी रेडी टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, next question is the Shah Commission of Inquiry set up in 1977 by the government of India was primarily appointed to inquire into which of the following, so इसमें होता है ये पहला वाला होगा, ठीक है, अथॉरिटी ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड में। सो जब इंदिरा गांधी ने 1975 एंड 77 में इमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम पे कितनी क्या क्या चीज़ें जो मिसयूज़ की गई थी, मतलब एक्सेसेस एंड मिसयूजेस जो हुई थी अथॉरिटीज़ की, वो सारी चीज़ें इस शाह कमीशन में चेक हुई थी, ठीक है। ओके, सो दिस इज द थिंग योर, एंड शाह कमीशन जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1977 में, जब इमरजेंसी एंड होती है, बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है, हेडेड बाय PM मोरारजी देसाई, उस टाइम के PM मोरारजी देसाई बन जाते हैं ना, तो उन्होंने किया था, एंड इट वॉज चेयर्ड बाय जस्टिस JC शाह, ठीक है, ये सब याद रखना। Okay, question number 24. Part 3 of the Indian Constitution is often referred to as Magna Carta, बिल्कुल सही है, तो Part 3 of the guarantees fundamental right to citizen imposes limitation on the, हाँ ठीक है, दोनों होता है, दोनों सही है, बोथ सही है। ओके, सो मैग्ना कार्टा होता है आर्टिकल 12 to 35, एंड जस्टिसेबल होता है, मतलब किसी भी कोर्ट में आप जाओगे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में, आपके पास आर्टिकल 32 है, 225 है, 226 है, उसके थ्रू आप जाके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में आप जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब उसके अगेंस्ट में अगर वॉयलेशन हो रहा है किसी राइट का तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो बाय अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, तो इसी से जो है आपका जो फंडामेंटल राइट है ना, अमेरिकन बिल ऑफ राइट से ही इमर्ज हुआ है, इसी को हम मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन रखता है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सिविल लिबर्टीज़ का, एंड मच लाइक जैसे कि मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 का था, जो कि इंग्लैंड में था, ओके, जिसने कर्व कर दिया था एब्सोल्यूट पावर्स जो होती थी मोनार्की के पास, जो एब्सोल्यूट मतलब उन्हीं के पास जो सारी पावर्स होती थी, उसको कर्व कर दिया था इस राइट ने, इस पर्टिकुलर बिल ने, ठीक है। ओके, सो
स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. यस, जस्ट रीड इट. दीज आर द वेरी वेरी इजी थिंग्स टू रीड एंड चीज़ें पढ़ने में ही समझ में आ रही हैं, तो कोई ऐसा समझाने की जरूरत नहीं है. ओके, देन द प्रोविजन द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ओके, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने का आर्टिकल जो था वो था आर्टिकल 50 एग्जैक्टली. और ये DPSP के अंदर आता है. ठीक है, सो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो ये देखो आर्टिकल 50 है, सेपरेटिंग जुडिशरी. ये सारी चीज़ें सीरियस में आया ये क्वेश्चन. ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन है a law passed by the how many of the above scenarios there is no violation of the principle of equal protection of laws. equal protection of laws का violation नहीं हो रहा है अंडर आर्टिकल 14. किस चीज़ में, कौन सा ऐसा सिनेरियो है? ठीक है, लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर विच हैज अ प्रोविजन दैट इज जुवेनाइल. तो जुवेनाइल मतलब क्या होता है? जो 18 साल से छोटा बच्चा होगा, आदमी होगा, व्यक्ति होगा, उसकी बात हो रही है. विल रिसीव लाइटर पनिशमेंट. लाइटर पनिशमेंट उसको मिलेगी, इसमें कोई वॉलेशन नहीं हो रहा. ठीक है, वो छोटा है इसलिए उसको हीनियस क्राइम करने पे भी कम पनिशमेंट मिलती है. ये चीज़ जो है एक नेचुरल राइट है जो सबको मिलता है, तो ये कोई वॉलेशन नहीं है. ठीक है, एंड विच इज अ प्रोविजन दैट पहला हम रॉन्ग करते हैं, ये गलत हो गया, ये गलत है, थर्ड ऑनली हो जाएगा. ठीक है, ओके, वेट, नो वॉलेशन बोल रहा है. कहाँ पर वॉलेशन नहीं हो रहा? तो पहले वाले में वॉलेशन नहीं हो रहा ना. क्वेश्चन को समझने की जरूरत है यहाँ पे. पहले वाले में वॉलेशन नहीं हो रहा, दूसरे में नहीं हो रहा, तीसरे वाले में हो रहा है. ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेंट एन ऑर्डर वेयर द वर्कमैन एम्प्लॉयड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फेमेन रिलीफ वर्क विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मिनिमम वेजेस एक्ट. ओके ओके ओके, सो आप जब भी पढ़ना ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, उसको समझ लेना बेसिकली कहना क्या चाहता है. ओके, सो कभी कभी ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं जहाँ पर हमें आंसर आता रहता है बट हम ऑप्शन गलत पढ़ते हैं या फिर हम क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ते हैं. ओके, आर्टिकल 14 में क्या है? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. ये सारी चीज़ें हैं एंड यहाँ पर आप पढ़ सकते हो एग्जांपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बिकॉज जुवेनाइल एंड एडल्ट्स आर नॉट सिमिलरली सिचुएटेड इन टर्म्स ऑफ मेंटल मैच्योरिटी एंड कल्पेबिलिटी. ठीक है, उनका मेंटल मैच्योरिटी बच्चों का मतलब जो 18 साल से छोटे होते हैं, 18 साल से बड़े होते हैं, उनका डिफरेंट होता है एंड दैट्स वाई जो पनिशमेंट होती है वो भी डिफरेंट होती है. तो ये चीज़ कोई वॉलेशन नहीं है, तो यहाँ पर पूछा है नो वॉलेशन. ठीक है, तो ये हमें सही लग रहा है एंड दूसरा भी सही है बिकॉज पर्सन अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ. हाँ ठीक है, इसमें कोई वॉलेशन नहीं है. अगर आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिली है फिर भी आप डेथ कमिट करते हो उसके बाद भी, तो आपको डेथ मतलब डेथ सेंटेंस मिल सकती है. ओके, मर्डर करते हो आप तो. सो दैट्स द थिंग. ये भी गलत होगा, डेथ की पनिशमेंट नहीं मिलती है ऐसे डायरेक्टली. ठीक है, ओके, सो यहाँ पर होगा बेसिकली, रुक जाओ, ये जो क्वेश्चन है ना इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है. देयर इज नो वॉलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज लिखा है. मैं डायरेक्टली अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ एंड दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग. Okay, just read the question first. Law passed by the legislature which has a provision that a juvenile will receive a lighter punishment compared to an adult for committing the same. हाँ ठीक है, ये कोई वॉलेशन नहीं है, लेकिन ठीक है ये वाला वॉलेशन है, ये भी वॉलेशन है एंड दैट्स वाई. ठीक है, यहाँ पर आप सोल्यूशन पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हैं, समझ में आ जाएंगी. एंड स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है क्योंकि क्लासिफिकेशन बिटवीन पर्सन हु कमिट मर्डर while under the sentence of the imprisonment and those who commit murder while मतलब whilst they were not under the sentence of life imprisonment for the purpose of making the sentence of death mandatory in the case of formal class and optional in later class. मतलब बेसिकली वही है, वही सारी चीज़ है कि रेशनल प्रिंसिपल यही होता है कि ठीक है आपको ये नहीं करना चाहिए. एंड दैट्स द थिंग. मिथु वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1995 स्ट्रक डाउन सेक्शन 303 ऑफ इंडियन पेनल कोड. ठीक है, ये स्टेटमेंट 3 भी रॉन्ग है. ओके, इसमें स्टेटमेंट 3 था क्या? A government department sent an order where the workmen employed by the department on famine relief work will be, मतलब बोला गया है जो भी फेमीन रिलीफ वर्क में काम कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कि उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर से निकाला जाता है. तो ये तो ऑब्वियस ये वॉल्यूशन है, इस चीज़ का वॉल्यूशन है. ठीक है, सो वॉल्यूशन है इसलिए ये चीज़ देखो ये दोनों सही तो हैं लेकिन यहाँ पर लिखा नो, दैट्स वाई ये वाला सही है, ये दोनों गलत है क्योंकि ऑप्शन में. सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? वन ओनली. Now question number 27. In the context of Indian polity, which one of the following is the most appropriate description of rule of law? Article 14 की बात हो रही है इसमें. Government exercises its authority only through the laws enacted by it. Okay. Individuals have the liberty of action but within the confines of the law. Okay. The law is the supreme and applies equally to all the individual. ठीक है, so इसमें equally लिखा है, law को supreme बोला है, तो ठीक है ये सबसे better statement लग रहा है, हम वही लगा देंगे. Okay, so यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसका explanation. And then which of the following action are completely prohibited by the Constitution of India? Completely prohibited कौन सा action है? Practice of untouchability completely prohibited है. ठीक है, okay.
सो आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो टाइटल नॉट अकेडमिक। देखो देखो, जो टाइटल्स होता है ना, जैसे टाइटल बोलते हैं कि टाइटल आप कॉन्फर नहीं कर सकते, तो अकेडमिक और जो मिलिट्री होते हैं थोड़ा बहुत आपको अलाउड है, ठीक है, अप टू सम सर्कमस्टांसेस, अप टू सम लेवल ये आपको अलाउड है, बट बाकी कोई भी टाइटल आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स। कौन कौन सा? ये जो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण होते हैं, ये सब टाइटल्स के अंदर नहीं आते हैं, तो आप ये सब रख सकते हो, ठीक है। दे आर नॉट कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। ओके, सो दैट्स द थिंग। एंड देन ये सारी चीज़ें ईजी हैं, आप पढ़ के समझ सकते हो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 29। अब यहाँ पे बात हो रही है, कोई है मिस्टर ए, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल इन विच अबव केसेस मिस्टर ए जो है, मतलब कोई है मिस्टर ए हु इज़ एन इंडियन सिटीजन है, वो कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। 32 मतलब क्या है? वॉल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, राइट। सो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द वॉल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। सो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इफेक्ट होंगी, तो ये चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सो रिस्ट्रिक्टिंग मिस्टर एज एक्सेस टू पब्लिक रेस्टोरेंट, ये चीज़ है, लिखी है फंडामेंटल राइट के अंदर, ये भी लिखी है। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है ही है, एंड पोस्ट लेबर, तो चारों होंगे डी। ओके, सो हियर्स द एक्सप्लेनेशन, ये काफ़ी ईजी है, आप पढ़ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। A person is dismissed from the government service without being given an opportunity to explain his or her conduct. How many of the above situation are the principle of natural justice violated? ठीक है, कहाँ कहाँ पर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हुआ है इन सब में से। सो ओके, विदाउट बीइंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन, ये गलत है। गवर्नमेंट सर्विस में कोई काम कर रहा है, उसको बिना अपॉर्चुनिटी, बिना बताए कि उसको अपना कंडक्ट एक्सप्लेन करने के बिना ही उसको डिसमिस कर दिया गया है, तो दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो ये हो सकता है, यहाँ पर वायलेटेड लिखा है, ठीक है, नॉट नहीं लिखा है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज रिमूव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर्म फॉर अनसेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से हो सकता है। A judge is part of, but I'm not sure. Okay, a judge is a part of bench hearing a civil case involving his or her own relative. नहीं नहीं, ये सही है। ओके, अ पर्सन इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट विदाउट बीइंग प्रोवाइडेड एनी रीजन फॉर सच एन ऑर्डर। इम्प्रिजनमेंट देखो, ऑर्डर तो बताना पड़ता है, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर होता है कि अगर वो इफेक्ट कर रहा है हमारे लाइक जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको इफेक्ट कर रहा है, तो नहीं बताते हैं, बाकी वैसे बता देते हैं। ओके, सो कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा सी, ओनली 3। अब कौन कौन से सही हम देखते हैं, यहाँ पर ये भी सही था। ओके, सो स्टेटमेंट 1 सही है, क्योंकि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम होता है, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू हियर द अदर पार्टी, नो वन शुड। हाँ, तो मतलब किसी को भी आप सस्पेंड कर रहे हो, उसके पहले आप उसको बता दो कि क्यों आप उसको कर रहे हो, ठीक है। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, तो उसकी बात सुनो पहले, ठीक है। ओके, सो इसका मतलब ये होता है। और स्टूडेंट को जब हम रिमूव करते हैं, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, वो जनरली नेचुरल जस्टिस का वॉल्यूशन नहीं होता है, यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू वर्सेस बीएस नरवाल केस में एकेडमिक इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूस एंड एक्सपर्ट ड्रिवन प्रोसेस बोला था, एंड बोला था कि ऐसे डिसीजंस पर्सनल हियरिंग के अंदर नहीं आएंगे, बेसिकली इनको नेचुरल जस्टिस नहीं बोला जाएगा, ठीक है। दैट विल नॉट बी द वॉल्यूशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, सो उसके आगे स्टेटमेंट 3 ये सही है, बिकॉज नेमो जुडेक्स इन कॉज हुआ, इट मीन्स कि नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस। खुद के केस में किसी को जज बनाने की, ऐसे मतलब जज बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको जज बनाया नहीं जाना चाहिए अगर खुद का केस है तो, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग, एंड इट वुड क्लियरली वॉलेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नोन एज नेमो जुडेक्स इन कॉज हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप टर्म्स थोड़ा याद रखना। स्टेटमेंट 4 में द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज दैट एनी ऑर्डर अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर, ठीक है, विच हैज डेवलप्ड ओवर टाइम। तो ये सारी चीज़ें, ओके। देन 31 विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन किस किस के ऊपर लगाती है? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। आई थिंक दोनों के ऊपर नहीं लगाती, बिकॉज डीपीएसपी तो यार वो नहीं होती है, इन्फोर्सेबल होती नहीं है, तो किसी के ऊपर वॉल्यूशन क्यों लगाएगी वो? डी होना चाहिए। ओके, डी, ठीक है। जस्टिसेबल नहीं होती है, नॉट कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एंड डीपीएसपी डिनोट द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड। तो ये सारी चीज़ें, ओके। दैन with reference to Indian polity, consider the following. How many of the above are the sources of the DPSP? DPSP के sources कहाँ से लिए गए? Under Part 4 of the Indian Constitution, तो basically तीनों से लिए गए, Government of India Act, IRIS, APRU, okay? So आइलैंड से तो आई है, बेसिकली आपको पता है डीपीएसपी हैज़ बोरोड फ्रॉम आइलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी आई हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि गवर्नर जनरल का प्रोविजन एंड द गवर्नर ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस गाइडिंग देम इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। एंड डीपीएसपी आयरिस कॉन्स्टिट्यूशन से तो आई है 1937 से, उससे तो बेसिकली आई है, ओके। एंड सैप्रो कमेटी से भी कुछ चीज़ें आई हैं कंप्राइजिंग 30 मेंबर, जिसमें जो स्टैब्लिश हुआ था 1944 में, एंड ओके, पहले इन्हीं को काम दिया गया था फॉर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्यूचर इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर तेग बहादुर सैप्रो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33। As per the Constitution of India, the concentration of wealth in the hands of few people is contrary to which of the following, ठीक है। कुछ लोगों के हाथ में सारी वेल्थ होना, ये कॉन्ट्रेरी है कि किन किन चीज़ों के? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के भी अगेंस्ट में है,
DPSPs के भी अगेंस्ट में है, प्रियम्बल ड्यूटीज़ का मुझे नहीं पता, बट इन दोनों में बेसिकली मतलब क्या होता है कि प्रियम्बल में बोला गया ना कि मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ लाइक सोशल इकोनॉमिक, ये सब लिखा है ना, तो ठीक है। अगर इकोनॉमिक लिखा है तो वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। DPS में डायरेक्टली लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी तुम्हारी ड्यूटी होती है, तो उसमें नहीं लिखा है, ठीक है। ओके, सो पहला सही है। ओके, सो लास्ट वाला गलत है, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटी डू नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिलेटेड टू वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, how many of the above rights have been recognized by various Supreme Court judgments के थ्रू रिकॉग्नाइज किया गया है एज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 21। 21 के अंदर कौन सा ऐसा राइट है जो इम्प्लिसिट है, मतलब उसके अंदर है, ठीक है। इम्प्लिसिट मतलब छिपा हुआ है बट वो है। राइट टू फूड, खाने पीने का अधिकार सभी को है। राइट टू डाई विद डिग्निटी सभी को है। राइट टू रेपुटेशन सभी को है। राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार आई थिंक एविडेंस के टाइम में नहीं होता है ना, जजमेंट के टाइम में। सी ओनली 3। अब देखते हैं कौन कौन सा। पहला सही है, ठीक है। सो राइट टू लाइफ है, जिसके अंदर आपको राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी भी है, एंड राइट टू फूड भी है, ठीक है, इम्प्लिसिट है। ओके, कॉमन केस, जो कॉमन कॉज केस था, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में, उसके अंदर में राइट टू डाई विद डिग्निटी आया था, ठीक है, राइट टू लाइफ के अंदर में। ओके, पैसिव यूथनेसिया को जहाँ पर अलाउ किया गया है, ठीक है। पैसिव यूथनेसिया मतलब समझ रहे हो ना, कि जो बिल्कुल मतलब कोई ऐसा इंजर्ड है, इस तरह से इंजर्ड है कोई पर्सन कि वो मतलब उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है बेसिकली, तो पैसिव यूथनेसिया के थ्रू उसको एक लिविंग विल उसकी होती है कि मतलब उसको उसको डेथ दी जाएगी, तो ऐसा कुछ होता है। ओके, देन ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, राइट टू साइलेंस नॉट टू स्पीक। वो रिकोगनाइज इन बिजॉय इमैनुअल केस में बोला गया था कि would not be compelled to sing the, मतलब राइट टू स्पीक जबरदस्ती आपको बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है। नॉट टू स्पीक, राइट टू साइलेंस नॉट टू स्पीक। ओके ओके, however the court located its protection under 19(1)(a), the right to freedom of speech and expression, not under article 21। अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब ये आर्टिकल है लेकिन ये आर्टिकल 19 के अंदर नहीं है। इसमें क्या बोला, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के अंदर नहीं है। आर्टिकल 21 के अंदर कौन कौन सा है, तो ये है राइट टू साइलेंस है, चुप रहने का अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 19 के अंदर में है, ठीक है, 21 के अंदर में नहीं है। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, IC गोलकनाथ एंड ORS वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड नारस एक्ट। सो गोलकनाथ केस हुआ था, उसमें बेसिकली कैन नॉट ऑल्टर दी पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर दी फंडामेंटल राइट्स टू इन्फोर्स दी BSP। ओके ओके ओके, सी होगा, ऑल द 3, तीनों के तीनों सही हैं आपके, ठीक है। तो उसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स को हम ऑल्टर मतलब चेंज नहीं करेंगे DPSP को इन्फोर्स करने के लिए, मतलब DPSP लाने के लिए जो DPSP में प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पार्लियामेंट के थ्रू हम फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं करेंगे, मतलब फंडामेंटल राइट्स को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर कोई भी DPSP वॉलेट हो रही है तो, ठीक है। कोई भी कुछ भी वॉलेट हो रहा है DPSP में तो हमें फंडामेंटल राइट को ऑल्टर करने की जरूरत नहीं है। एंड ये चंपकम द्वैराजम वाला केस था, इसमें बोला गया था, इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो बड़े होते हैं DPSP से, ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक को फॉलो करना है तो फंडामेंटल राइट्स को करना पड़ेगा। मिनर्वा मिल्स केस में हार्मनी बोला गया, इसमें बोला गया था कि दोनों का बैलेंस बना के चलना है बेसिकली, ठीक है। फंडामेंटल राइट एंड DPSP का अगर कुछ भी बना रहे हो, कोई लॉ बना रहे हो, तो उसमें आप दोनों का हार्मनी एंड बैलेंस लेकर चलो, ये दोनों के लॉज आ जाएं और कोई वॉल्यूशन ना हो, तो वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। सो दैट वॉज अ थिंग, सो जस्ट रीड फ्रॉम हियर एंड रिमेंबर इट, ओके, याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। विद रेफरेंस टू लीगल डॉक्ट्रिन्स, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस मतलब समझ रहे हो ना आप कि मतलब दोनों हार्मनी में, कोई भी चीज़ वॉलेट ना हो, दोनों साथ में जो इंटरप्रेट किए जाएं, ठीक है। सो व्हेन टू प्रोविजन ऑफ इंस्टीट्यूट वन शुड प्रिवेल, गलत है। जब कन्फ्लिक्ट में हो तो इंटरप्रेटेड इन मैनर दैट गिव इफेक्ट टू बोथ, हाँ ठीक है, ये सही लग रहा है। एंड व्हेन टू लॉज अपीयर इन कॉन्फ्लिक्ट द लॉ फ्रेम्ड, लेकिन मेरा गलत 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 गलत, ठीक है, दूसरा सही होगा। ओके, सो यही मतलब कि दोनों की चीज़ें, अगर दो लॉ कॉन्फ्लिक्ट में है, ऐसा आप कुछ भी कोई भी लॉ लेकर आओ जिसमें दोनों जो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में आ जाए, ठीक है, दोनों में हार्मनी रहे। ओके, सो दैट वाज द थिंग, मिनर्वा मिल्स केस में ये वर्डिक्ट आया था। ओके ओके, देन क्वेश्चन नंबर 37, which of the following is correct in respect of the above statement, ठीक है। When a proclamation of emergency under article 352 कौन सा आर्टिकल होता है, नेशनल इमरजेंसी होता है, ठीक है, नेशनल। 356 आपका प्रेसिडेंट रूल होता है एंड 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ठीक है। ओके, सो पहले अभी नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है 352 में। इन ऑपरेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर द राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू फाइल अ हेवियस कॉर्पस पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड सस्पेंडेड, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ द राइट ऑफ द, ठीक है, देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज एन ऑपरेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, ठीक है। दूसरा सही है बट पहला मुझे नहीं लग रहा। ओके, वे हाँ, पहला रॉन्ग है, पहला रॉन्ग है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस आप ऐसा नहीं है कि वो सस्पेंड नहीं होगा, आप कर सकते हो, ठीक है। हेबियस कॉर्पस जब तक कोई ऐसे स्पेसिफिक लॉ नहीं होता आप इसमें हेबियस कॉर्पस रिट फाइल कर सकते हो, पिटीशन डाल सकते हो। सो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते, ठीक है। हाउएवर अंडर आर्टिकल 359 ये लिखा हुआ है, अंडर आर्टिकल 359 ये चीज़ लिखी हुई है कि
The president may issue an order declaring that the right to move any court for the enforcement of certain fundamental right shall remain suspended for the duration of emergency. However, मतलब आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता कि आप हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल ही नहीं कर सकते, बट अगर प्रेसिडेंट ने बोल दिया है, कोई ऑर्डर इशू कर दिया है कि जो है आप अभी कोर्ट नहीं जा सकते हो जब तक इमरजेंसी है, तो फिर वो फॉलो करना होगा। ये चीज़ें हैं, ठीक है। एंड बिफोर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सच एन ऑर्डर कुड सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड ये है आफ्टर द 44th द पावर वॉज रिस्ट्रिक्टेड। ओके, सो दिस वॉज अ थिंग योर। एंड क्या लिखा है यहाँ पर, देखो, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, कोई भी आर्टिकल अपने आप सस्पेंड नहीं होता। प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट वेर प्रोक्लेमेशन। सो आर्टिकल 359 में लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड कर सकता है कोई भी राइट, एक्सेप्ट ये दोनों जो हैं, whether a proclamation of emergency under article is in operation on the ground of war and civil aggression. So this is the thing, the president can suspend the right to move for the enforcement of fundamental right other than, ये दोनों कभी भी आपकी कभी भी सस्पेंड नहीं होंगी, बाकी राइट्स को जो है प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, with reference to directive DPSP and fundamental duties in the Indian Constitution, promotion of international peace and, तो बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि explicitly included in both DPSP and fundamental duties, दोनों में ड्यूटीज़ की बात हो रही है, राइट की बात नहीं हो रही है। ओके, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट ये है दोनों में। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है, DPSP में है। पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जूरिंग वायलेंस ये भी आपका DPSP के अंदर है, ये आपका ड्यूटीज़ के अंदर में नहीं है। ओके, सो या ओनली वन। ओके, सो या ऑप्शन 2 इज करेक्ट. So this is the thing here. Just try to remember it. Okay. So explanation लिखा हुआ है. Okay, then question number 39. With reference to different types of emergencies in India, consider the following. ये है, ठीक है, types of emergency यहाँ पर लिखी हुई है. And how many of the above rows in the information, मतलब information कौन कौन सी rows में सही है, ठीक है। आर्टिकल 3352 की बात हो रही है, मतलब नेशनल इमरजेंसी। यहाँ पर जो है आपकी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, ये तो होता है नॉट लेस देन 2/3, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। एंड यहाँ पर वंस अप्रूव बाय द पार्लियामेंट पीरियड फॉर विच इट 1 साल तक नहीं होता है ये। वंस अप्रूव, एक बार पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है तो कितने साल तक होता है बेसिकली, 1 साल तक, आई थिंक 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स होता है। एंड आर्टिकल 360 क्या है, आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% मेंबर, मतलब वही सिंपल मेजॉरिटी आपकी होती है, ठीक है। इंडेफिनिट पीरियड, ये सही लग रहा है। एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 356 आपका प्रेसिडेंट रूल वाला है। इसमें टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस नॉट लेस देन, ठीक है, इसमें भी सिंपल मेजॉरिटी आई थिंक लगती है, एंड 6 महीने का होता है, ठीक है। तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये सही होगा, ये सही, ओनली वन, कौन सा सही है, ओके दूसरा सही है, बाकी दोनों गलत है। ओके, ठीक है, दैट वाज द थिंग। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि वो प्रोक्लेम करता है कौन, प्रेसिडेंट करता है, जब थ्रेट होता है कोई भी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को और एनी पार्ट ड्यू टू, ये 3 ग्राउंड है आपके जो लिखे हैं, याद रखना, ठीक है। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ओके, ये प्रूव होना चाहिए बाई ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ईच हाउस मतलब क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, ठीक है। और कितना, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, बाई मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है। तो वो चीज़ देखिए, टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, एक बार अप्रूव जब हो जाती है ना, तो 6 महीने तक रहती है, ये 1 साल तक नहीं रहती, 6 महीने तक रहती है। फिर आपको अप्रूव कराना होता है, फिर 6 महीने एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब एक्सटेंड होगी इंडेफिनेटली, मतलब इंडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड होगी, बट हर 6 महीने में आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो दैट इज द थिंग। एंड देन रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन हैज़ बिन पास बाय ईच हाउस, पास करना चाहिए, मतलब दोनों हाउस उसको पास करने चाहिए। ये है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है। एंड आर्टिकल 360 में ये होता है, और प्रेसिडेंट जो है वो लगाता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। एंड सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, इसमें सिंपल चाहिए होती है, ठीक है। फाइनेंशियल में सिंपल चाहिए होती है, फाइनेंशियल एंड प्रेसिडेंट में सिंपल चाहिए होती है, और इसमें आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब ठीक है, वो चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी यहाँ पर चाहिए होती है, इट मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months बाय सिंपल मेजॉरिटी। ओके, सो दिस इज अ थिंग, एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी मैक्सिमम ड्यूरेशन, इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं रखी है फाइनेंशियल इमरजेंसी में, सो ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए हो सकता है। एंड पेयर 3 इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑन रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट, जब गवर्नर को ये ऑन रिसीप्ट ऑफ, जब गवर्नर रिपोर्ट करता है कि आपको अभी प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत है, तब लगाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर 2 महीने का होता है। एंड मेजॉरिटी कौन सी लगती है, मेजॉरिटी वंस अप्रूव्ड, जब एक बार अप्रूव हो जाता है, ये 6 महीने तक का रहता है। एंड सिंपल मेजॉरिटी, मतलब समझो आप, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपकी सिंपल मेजॉरिटी लगती है, सिंपल। एंड 352 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में आपकी एब्सोल्यूट, ठीक है, मेजॉरिटी लगती है। ओके, सो दैट्स द थिंग, मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट मेंशन इन द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, दो वंस अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, सो ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, जल्दी खत्म करते हैं यार। विद रेफरेंस टू प्रोक्लेमेशन ऑफ
Okay, with reference to proclamation of emergency, this question is here. Under Article 352 of the Constitution of India, consider the following. So प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम कर सकता है, आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है, ये होती है आपका प्रेसिडेंट रूल में होती है, ठीक है, तो ये पहला रॉन्ग हो जाएगा. एंड बोथ हाउसेज विद इन 2 months, आई थिंक 3 months होता है, तो ये रॉन्ग होगा. एंड तीसरा सही है, ठीक है. एंड चौथा, पीरियड ऑफ प्रोक्लेमेशन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर सस्पेंडेड, ठीक है. ओके, सो यहाँ पर देखो 352, ये तीनों ग्राउंड्स होते हैं आपके. ओके, एंड 3 बार अभी तक लगी है. इनवोक 3 times, 1962, 71 एंड 75. एंड पेयर वन गलत इसलिए है आर्टिकल 1, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि रिटन, अच्छा रिटन रिकमेंडेशन चाहिए होता है, लेकिन पूरे यूनियन कैबिनेट से चाहिए होता है, ठीक है, केवल प्राइम मिनिस्टर लोन नहीं. ओके, पेयर टू इनकरेक्ट है, बिकॉज आर्टिकल 352 अप्रूव होना चाहिए बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट 1 महीने के अंदर होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पर लिखा है 2 महीने, तो 1 महीने के अंदर होना चाहिए. ओके, एंड पहले जो ये पीरियड था ना वो 2 महीने का था, बट अभी रिड्यूस होके ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 महीने, ठीक है. ओके, स्टेटमेंट 3 सही है, तो सही है तो बात ही नहीं करते हैं. ओके, फोर्थ इनकरेक्ट है, बिकॉज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट आर नॉट सस्पेंडेड, सस्पेंड नहीं होते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं स्टेट की, वो आपका जब 352 आर्टिकल लगता है वो सस्पेंड नहीं होती ऑटोमेटिकली, ठीक है. पार्लियामेंट एक्वायर्स कॉन्करेंट पावर टू मेक लॉज, बल्कि पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो कॉन्करेंट लॉज बना सकती है, मतलब स्टेट लॉज पे भी, स्टेट सब्जेक्ट पे भी वो लॉज बना सकती है, ये हो जाता है. आर्टिकल 41 की बात करें तो किस में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेज द राइट टू प्रिवेसी, आर्टिकल 21, जिससे खिसापिटा क्वेश्चन के एस पुत्तस्वामी केस में आया था, ठीक है, 2017 में. ओके, आर्टिकल 42 विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग. कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल वाइडली बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड यूके में नहीं हुआ था, यूएसए में हुआ था. ओके, इट एम्पावर्ड द जुडिशरी, वेट, यूके में नहीं हुआ था, यूएसए में हुआ था, ठीक है, यूएसए में. ओके, एंड एम्पावर्ड द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एक्शन टेकन बाय द लेजिस्लेचर एंड द, हाँ ठीक है, ये होता है, दूसरा सही है. ओके, सो पेयर टू इज करेक्ट. एंड इन इंडिया द टर्म जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन है आर्टिकल 13 में, सो आई डोंट थिंक सो. पेयर 3 गलत है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू कहीं भी एक्सप्रेसली मैंशन है ही नहीं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मैंशन नहीं है. ओके, पावर इज इम्प्लाइड फ्रॉम आर्टिकल 13, जबकि ये पावर जो है वो आर्टिकल 13 से आती है, बट एक्सप्लिसिटली ऐसा नहीं लिखा है, जुडिशियल रिव्यू टर्म कहीं नहीं लिखा है. ओके, सो दैट्स द थिंग, तो ऑप्शन बी सही होगा, सेकंड ओनली, ठीक है, ये दोनों गलत है. आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज अलाउड बट ओनली ऑन वॉलेंट्री बेसिस, मतलब रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो, लेकिन केवल वॉलेंट्री बेसिस पे, ठीक है, वॉलेंट्री मतलब खुद से. ओके, सो इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ, बिल्कुल नहीं, होली जहाँ पर होगा पूरा अगर स्टेट फंड से आ रहा है तो नहीं होगा, ऑप्शन सी थर्ड ओनली, ठीक है. तीसरा, रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर इंडोमेंट एंड ट्रस्ट के अंदर अगर हुआ है तब भी नहीं होगा. ओके, सो दैट्स द थिंग. एंड देन क्वेश्चन नंबर 44. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग, ये लिखा है विच ऑफ द अबव मेंशन लॉज कैन बी इनैक्टेड ओनली बाय पार्लियामेंट नॉट बाय, मतलब ये कौन सा इन सब में से, इन तीनों में से कौन सा ऐसा है जो केवल पार्लियामेंट जिसको इनैक्ट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेशन नहीं कर सकता, ठीक है. सो अलाउ प्रेस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेस अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसको देखने की जरूरत है, पार्ट डी, ठीक है. तीनों में जो लॉज है ना वो पार्लियामेंट ही बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई काम नहीं होता. पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ऑफकोर्स, बिकॉज वो डिफेंस से रिलेटेड है तो वो नेशनल अफेयर्स में आएगा, ठीक है, तो उस पर पार्लियामेंट्री लॉ बनाएगी. एंड रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया, तो ये भी जो है आपका उसी में आएगा. ओके, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके, सम राइट कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट की बात हो रही है. कुछ राइट्स ऐसे हैं जो केवल स्टेट्स के अगेंस्ट में है, कुछ ऐसे हैं जो सिटीजन्स के अगेंस्ट में है, केवल सिटीजन्स के अगेंस्ट में है, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के अगेंस्ट में है, तो तीनों सही होगा, तीनों सही होगा, ठीक है. यहाँ पर राइट्स भी दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं. ओके, देखो ये कुछ राइट्स हैं आपके 15, 16, 19, 29 एंड 30 जो केवल सिटीजन्स पे अप्लाइड होता है, केवल सिटीजन्स के लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. ओके, और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो ओनली सिटीजन्स के लिए हैं, नॉट टू फॉरेनर्स, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं, नॉट जस्ट द स्टेट. ओके, अबॉलिशन ऑफ इंटचेबिलिटी हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के लिए, ये दोनों CFF में आया था 2024 में. ओके, देन हमारे पास एक क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट टू एजुकेशन 21 के अंदर आता है, लेकिन राइट टू इक्वालिटी के अंदर, हाँ, राइट टू इक्वालिटी, एजुकेशन इक्वालिटी. ओके 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 ओके, ऑप्शन ए सही है, मतलब ओनली वन सही है, इन सब में कुछ ना कुछ गलत है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होगा. वेट, ओके, सो पहला गलत है, बिकॉज आर्टिकल 21 ये जो है ना वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था, एंड ये स्टेट को प्रोवाइड करता है, ये राइट टू एजुकेशन के अंदर में आता है ना, सो दैट्स वाई. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है, नॉट द राइट टू इक्वालिटी. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ गलत लिखी हुई है, राइट टू इक्वालिटी नहीं होगा, यहाँ पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होगा, ठीक है. ओके, देन हमारे पास क्या है, दूसरा गलत है, क्योंकि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश, जो स्टैब्लिश वगैरह करना होता है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, ठीक है. यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, रिलीजन है। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, ट्रैफिकिंग वगैरह 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हाँ ये वाला सही होगा, ओनली वन, दैट्स व्हाई। ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्प्लीकेशन ऑफ रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ, देखो राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से हटा करके कहाँ डाल दिया है, हमने डाल दिया है एज अ लीगल राइट, अंडर आर्टिकल, विच आर्टिकल वो दैट 300A, ठीक है, 300A के अंदर हमने अभी राइट टू प्रॉपर्टी को डाल दिया है। तो अभी ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। ओके, सो इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट। सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज यहाँ पर लिखा है द गवर्नमेंट कैन एक्वायर एनी प्रॉपर्टी विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कॉम्पनसेशन। कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी आपकी कॉन्कर करे, एक्वायर करे, उसके बाद एक्वायर करे, उसके बाद जो है कॉम्पनसेशन ना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज अगेंस्ट दी एथिकल कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज लॉ भी इसे प्रोहिबिट करती है, बिकॉज अभी भी ये लीगल राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है नहीं है, बट लीगल राइट तो है, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, अंडर आर्टिकल 300A, ओके, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, with reference to the Constitution of India, how many of the above are expressly provided in the Constitution as ground for imposing a restriction? restriction लगाने के लिए कौन कौन सा explicitly मतलब लिखा हुआ है on the right of religious, देखो religious denomination में जो आर्टिकल 19 था उसमें तो ये सारे राइट्स थे, मतलब सारी चीज़ें थी जो लिखी थी, बट जो आर्टिकल मतलब हमारा जो रिलीजियस डिनोमिनेशन होता है, ठीक है, उसमें केवल मोरालिटी, डिसेंसी एंड आई थिंक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, आई थिंक ये तीनों हैं। ओके, सो यहाँ पर 3 है, कौन कौन से हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। सो ये होगा पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ये दोनों नहीं मेंशन है, ये है आपका रिलीजियस वाले में, ठीक है। ओके, सो आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस इज द थिंग दैट इज एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, कुछ भी समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ कॉमेंट कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग DPSP, ओके, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, DPSP में लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन में, हाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, एंड हाउ मेनी ऑफ द डिप्यूटीज आर एडेड टू द, अच्छा इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐड हुए हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 44th से, तो कौन कौन से हैं, केवल एक हुआ है, कौन सा हुआ है आपका, ऑप्शन 3। ओके, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड endeavor टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस। अब यहाँ पर आपको ये याद करने की जरूरत है 44th से कौन कौन से ऐड हुआ है आपका, ठीक है, और 42nd से देखो 4 ऐड हुए हैं, तो याद रखना 44th से आपका वो इनइक्वालिटीज वाला ऐड हुआ है, ठीक है, लेकिन 42nd से 4 ऐड हुए हैं, 39A, 43A एंड 48A। ओके, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 आता है, लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ गाइज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना प्लीज़। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज करेक्ट। ओके, सो कौन सा लिखा है कि नेचर ऑफ राइट ऑफ, मतलब बेसिकली सिटीजन का राइट क्या है, नेचर ऑफ राइट ऑफ सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, कौन सा सही है। ओके, सो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, राइट इंश्योर दैट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज विदाउट वॉलेटिंग सैंटिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। सो मतलब क्या है कि स्टेट की अथॉरिटी, मतलब स्टेट को जो है इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी राइट आप इंश्योर करो, कोई भी कुछ भी इस्टेब्लिश करो, लेकिन विदाउट वॉलेटिंग दी सैंक्टिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। सो दिस इज अ थिंग दैट इज रिटन हियर। तो मतलब चारों ऑप्शंस आपको पढ़ने चाहिए, उसमें से जो आपको मोस्ट 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 सिग्निफिकेंट एंड जो मोस्ट, मतलब उन सब में से जो सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर लगता है वही आपको टिक करना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन मैंने सारे नहीं पढ़े, अभी डायरेक्टली सी पढ़ रही हूँ बिकॉज यहाँ पर ये आंसर है। ओके, सो दिस इज अ थिंग दैट इज रिटन, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, एंड दैट्स इट। सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, पूरी वीडियो देखना एंड लाइक कर देना। ओके गाइज, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।